students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is speed and velocity. स्पीड क्या होता है? हम लोग सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि ये जानने में कि बॉडी कितना तेज़ मूव कर रही है। हम लोगों को ये जानना होता है कि स्पीड बॉडी जो है वो कितना मूव कर रही है। इसके लिए हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना होता है जो कि टाइम में कवर्ड होता है। वो डिस्टेंस जो कि टाइम में कवर्ड होता है वो स्पीड कहलाता है। अब देखिए अगर बॉडी जो है डिस्टेंस s इन टाइम t में कवर कर रही है स्पीड v के साथ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्पीड को, कि डिस्टेंस जो है वो टाइम t में कवर हो रहा है, तो स्पीड हमारे पास क्या आएगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम s इज, तो स्पीड हमारे पास किसके इक्वल होगी, s इज इक्वल टू vt के। We are often interested to know how fast a body is moving. For this purpose, we have to find the distance covered in unit time, which is known as speed. If the body covers a distance s in time t, its speed will be written as speed is equal to distance per unit time. So इसको abbreviated form में लिखेंगे, v abbreviate speed, s abbreviate distance, t abbreviate time. सो स्पीड हमारे पास किसके इक्वल हो गया, सॉरी डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू वी टी। स्पीड है जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। अब देखिए जो यूनिट है स्पीड का वो क्या है, स्पीड का यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, जब एस हमारे पास किलोमीटर में होता है डिस्टेंस है, टाइम हमारे पास पर आर में होता है आवर्स में, तो स्पीड का यूनिट हमारे पास किलोमीटर पर आवर भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो व्हीकल्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करती जब सफ़र में जाती हैं। अब देखें कि अगर एक कार है तो वो उसने लाहौर से मुल्तान जाना है, तो वो स्ट्रेट मूव तो नहीं करती रहेगी कि सीधी सड़क है जी बस स्ट्रेट लाइन पे जाती रहेगी और मुल्तान पहुंच जाएगी लाहौर से। उससे रास्ते में बहुत सारे रिटर्न्स आते हैं, कर्व्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आती हैं, उसकी जो स्पीड है वो कम करनी पड़ती है, एक पॉइंट पे ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए जब हम लोग व्हीकल का जो स्पीडर मीटर है उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमेशा चेंज ही होता रहता है, क्योंकि हम लोग कभी स्पीड किसी पॉइंट पे ज़्यादा कर देते हैं, किसी पॉइंट पे कम कर देते हैं। इसलिए जो स्पीडोमीटर है वो जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमेशा चेंज होता रहता है। व्हीकल की जो स्पीड है, जो स्पीडोमीटर शो करवाता है किसी भी इंस्टेंट पे, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। व्हीकल की जो स्पीड है जो कि स्पीडोमीटर शो करवाता है किसी भी इंस्टेंट पे, तो हम लोग उसको इंस्टेंट स्पीड कहते हैं। प्रैक्टिकली वी यूज टू मेक ऑफ एवरेज स्पीड, हम लोग एवरेज स्पीड का यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है जी, एवरेज स्पीड भी का भी सेम फार्मूला है जैसे कि हमारे पास स्पीड का फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, डिस्टेंस ओवर टाइम एस ओवर टी। स्पीड हमारे पास स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। इट इज ऑब्वियस दैट स्पीड ऑफ अ व्हीकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। The reading of the speedometer of the vehicle is observed, it is always changing. The speed of a vehicle that is shown by its speedometer at an instant is called instantaneous speed. Practically we make use of the average speed. It is defined as average speed is equal to total distance covered over total time taken, और average speed is equal to s over t। ये जो आपके पास टॉपिक है स्पीड वाला, ये आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी हमारे पास डिफाइन पूछ लेता है कभी वो शॉर्ट क्वेश्चन में, या वो कह देता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखें। आपको स्पीड का फॉर्मूला आता है तो आपको एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला भी आता है, क्योंकि स्पीड और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन एवरेज स्पीड में यहाँ पे स्पीड के साथ ए भी लग जाता है, एवरेज को शो करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेलोसिटी। स्पीड वाले टॉपिक में हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम,
वो स्पीड कहलाता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम हमारे पास स्पीड है। अब हमारे पास वेलोसिटी क्या है? स्पीड जो है हमें सिर्फ और टोटल डिस्टेंस जो है कवर्ड इन यूनिट टाइम के बारे में बताती है, डिस्टेंस के बारे में यानी कि मैग्नीट्यूड के बारे में बता देती है। स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, और वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के बारे में बता देती है। जब हमें डायरेक्शन के बारे में जानना हो तो हमें वेक्टर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। जब भी हमें डायरेक्शन के बारे में जानना हो तो हम लोग वेक्टर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। स्पीड हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बताती है या डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम के बारे में बताती है, लेकिन हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में नहीं बताती कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। व्हीकल अगर वो सिर्फ ये बताती है कि कार इतनी स्पीड पे मूव कर रही है, वो ये नहीं बताती कार इतनी स्पीड पे मूव कर रही है लेकिन वो जा किस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है या वेस्ट की तरफ जा रही है, तो वो हमें नहीं बताती स्पीड। तो हमें उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए हम उसकी वेलोसिटी को चेक करते हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट का हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में हमने डिस्प्लेसमेंट को जो है अच्छे से पढ़ा था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो बॉडी का है इन यूनिट टाइम वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट का भी मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान, मोशन की फाइनल पोजीशन के दरमियान, और इसकी डायरेक्शन जो होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन दोबारा सुने। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन एंड इस डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का इन यूनिट टाइम में वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। हम लोगों को इनिशियल फाइनल पोजीशन के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करने की ज़रूरत होती है। अब देखें अगर बॉडी है वो ए से बी मूव कर रही है लॉन्ग अ कर्व पाथ, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। पॉइंट 11 को उसने वेलोसिटी वाले टॉपिक में भी दोबारा से एक्सप्लेन किया कि अगर बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है अलॉन्ग अ कर्व पाथ तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन होगी वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। फिगर 2.11 को दोबारा इन्होंने वेलोसिटी वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग अ कर्व पाथ इज शोन इज नाउन एज if a body move from initial to final position along a curved path the straight line between them is called displacement। तो ये इसको हम लोगों ने दोबारा देख लिया यहाँ पे। Speed of the object does not tell anything about the direction of motion to take into account the direction the vector concept is needed। अगर हमें स्पीड डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती तो हम लोगों को वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो कि जिसको यूज़ करते हुए हम लोग डायरेक्शन को फाइंड कर सकें। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल फाइनल पोजीशन के दरमियान हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने की ज़रूरत होती है। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है बॉडी का यूनिट टाइम है वो वेलोसिटी का होता है। इफ़ अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलॉन्ग अ कर्व पाथ द डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन ए देन ए बी देन एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास, एवरेज डिस्टेंस हमारे पास, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम की इक्वल थी, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की इक्वल है। तो वी ए और वी ए वी हमारे पास डी ओवर टी के इक्वल आ गया। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को उसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो 2.2 है हमें वो शो करवाती है कि जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की वो सेम होती है जैसे कि एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी
वैसी होगी। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट जाएगा वेलोसिटी भी उस तरफ ही होगी। तो यूनिट है वेलोसिटी का हमारे पास मीटर पर सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास m के इक्वल होता है मीटर और टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हमारे पास उसका यूनिट हो गया। और किलोमीटर पर आर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किलोमीटर के इक्वल अभी होता है और टाइम हमारे पास आवर्स के इक्वल भी होता है, तो हमारे पास इसका यूनिट किलोमीटर पर आर के इक्वल भी आ गया। तो अब देखेंगे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कार को कंसिडर करें जो कि नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, उस और उसका जो रेट है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। एक कार है नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है तो उसका रेट है जो एट द रेट 7 किलोमीटर पर आवर की रेट पर वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। अगर हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट करना है तो जब हम लोग स्पीड के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अ कार मूविंग विद द स्पीड विद द मैग्नीट्यूड 70 किलोमीटर पर आवर। जब हम लोग स्पीड के लिहाज से देखेंगे, हम लोग जब स्पीड के लिहाज से देखेंगे हम लोग सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे जो कि मैग्नीट्यूड हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर। जब हम लोग उसको वेलोसिटी के हिसाब से देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कार मूविंग विद द स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ। जब हम लोग क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड भी बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं, इसलिए जब हम लोग वेलोसिटी के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कार मूविंग विद द स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इक्वेशन 2.2 shows that the direction of velocity is the same as that of displacement. The SI unit of velocity is also meter per second or kilometer per hour. Consider the example of a car moving toward the north at the rate of 70 km per hour. To differentiate between speed and velocity, we shall say that the speed car is 70 km per hour which is scalar quantity, एंड स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज द वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? ऐसी वेलोसिटी जिसका स्पीड और डायरेक्शन, वेलोसिटी तब यूनिफॉर्म होती है जब बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन चेंज ना हो। जब बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन चेंज ना हो तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। अगर बॉडी की डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो जाए या दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो, तो वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे एग्जांपल देखी थी कि मूविंग कार है वो उसकी जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है और डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्थ है। अगर हमारे पास उसकी स्पीड चेंज हो जाए, अगर डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ रहे और 70 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रहे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। अगर उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाए या 70 किलोमीटर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाए तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if the speed and direction of a moving body does not change. If the speed or direction or both of them, it is known as variable velocity or non uniform velocity. प्रैक्टिकली हम देखेंगे एक व्हीकल है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करती जब वो सफ़र में जा रही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कार है वो लाहौर से मुल्तान जा रही है, वो तो स्ट्रेट लाइन पे मूव तो नहीं कर रही, उसके रास्ते में बहुत सारे टर्न्स भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स, कर्व्स, जीट्स एंड एवरीथिंग। तो वो अपनी स्पीड चेंज कर लेती है या अपनी डायरेक्शन को फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती है। तो एक एग्जांपल है मूविंग बॉडी की जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ डाउनवर्ड मोशन में आती है। मतलब कि पैराट्रोपर है, एक पैराट्रोपर है, जब वो एरोप्लेन से मूव कर रहा है तो फ्रीली फॉलिंग कुछ देर के लिए वो फ्रीली इधर उधर मूव करता रहता है क्योंकि उस पर फ्री फॉलिंग मूवमेंट हो रही है, उसकी उस पर जो है वो नहीं लग रही फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब वो पैराशूट ओपन करता है तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्टिंग डाउनवर्ड होती है पैराट्रोपर के, वो बैलेंस हो जाती है एयर की रेजिस्टेंस पे जो कि पैराशूट पे अपवर्ड लग रही होती है। एयर की रेजिस्टेंस पैराशूट पे अपवर्ड एक्ट कर रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। तो जो पैराट्रोपर है वो मूव डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पैराट्रोपर जो है वो आराम से नीचे आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अक्सर मूवीज़ में आप लोगों ने ये सीन्स देखे होंगे।
Practically, a vehicle does not move in a straight line throughout its journey. It changes its speed or its direction frequently. The example of a body moving with uniform velocity is the downward motion of the paratrooper. When a paratrooper jumps from an aeroplane, he falls freely for a few moments, then a parachute opens. At this stage, the force of gravity acting downward on the paratrooper is balanced by the resistance of air on the parachute that act upward. Consequently, the paratrooper moves down with the uniform velocity. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।